हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई प्रॉमिस दिस इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन द यूट्यूब ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू टू क्लियर आउट द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक्चुअली में एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट से ही डेवलप हुई है, जो कि हमें जस्टिस ब्लैकबर्न ने 1868 में दी थी in the case of Raylan versus Fletcher. What? Absolute liability is stringent version of strict liability. It is the dangerous version of strict liability in which no exceptions are available to defendant. डिफेंडेंट की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो होती है वो हमें कुछ ना कुछ डिफेंसेस प्रोवाइड करती है जिससे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से एग्जम्पशन पा सकते हैं। व्हाट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देर आर नो सच डिफेंसेस एंड देर इज़ नो डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज exempted from any sort of defenses. In brief, strict liability is liability irrespective of negligence on the part of defendant with certain defenses. Means strict liability वो liability है जिसमें डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस हो या ना हो फिर भी वो लाइबल ठहराया जाता है। व्हाट द डिफेंडेंट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफेंसेस अवेलेबल इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। व्हाट इन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देर इज़ नो सच डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो जस्टिस पी.एन. भगवती के द्वारा डेवलप किया गया था 1987 में सुप्रीम कोर्ट में इन द केस ऑफ एम.सी. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमारे पास दो लीडिंग केसेस हैं विच लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। पहला केस जो हमारा है दैट इज़ यूसीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। दूसरा हमारा केस है एम.सी. मेहता एंड अनदर वर्सेस श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड अदर्स, AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट 965, जिसको पॉपुलरली हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। सो दीज आर द टू लीडिंग केसेस विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, दीज आर द केसेस विच प्रोवाइडेड अस फॉर अ नीड for such a stringent concept in which no exception is available in case of strict liability, and that concept was known as the concept of absolute liability. Firstly, we are going to discuss about the Bhopal gas tragedy or UCC versus Union of India. इसमें we'll not going to talk about any sort of political arena or any sort of political conspiracies involved. We're going to be talking strictly related to the legal points and the facts of the case. So let's discuss about the Bhopal gas tragedy. It is known as the worst industrial disaster in the world. इसे हम दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मानते हैं। भोपाल में जिस इंडस्ट्री में ये डिज़ास्टर हुआ दैट इज UCIL, वो एक सब्साइडरी है UCC की, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है विच इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। मॉडर्न डे में इट वॉज रीनेम्ड एज एवरीडे इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री पॉपुलरली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से जानी जाती है, जैसे कि एवरीडे बैटरीज, बेक लाइट। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रॉकेट फ्यूल्स एक्सेट्रा। इसकी जो सब्साइडरीज हैं वो दुनिया भर में फैली हुई हैं और वेरियस टाइप्स के केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं और डे टू डे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। सो इट इज़ अ बिग कंपनी, इट इज़ अ बिग नेम, इट इज़ अ बिग US MNC। डिज़ास्टर के समय UCC के जो चेयरमैन थे उनका नाम था वॉरेन एंडरसन, और वॉरेन एंडरसन वॉज हेल्ड लाइबल जो भी इस डिज़ास्टर में डिसपैरिटीज़, प्रॉब्लम्स, एट्रोसिटीज़ लोगों को फेस करनी पड़ी। व्हाट, वॉरेन एंडरसन जब इंडिया आए तो उन्हें एक दिन ही इंडिया रहना पड़ा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया उसी समय। व्हाट, ही वॉज रिलीज्ड सस्पिशियली ऑन ए बेल, और आज तक हम वो रीज़न एक्चुअली में पता नहीं कर पाए हैं कि वाई ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। देर आर मैनी पोलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज अटैच टू इट, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू डिस्कस अबाउट द लीगल प्रिंसिपल्स एंड द लीगल फैक्ट्स ऑफ द केस।
So we are not going to any sort of political debate. We'll discuss about the facts of the case only. चलिए इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 2 और 3 दिसंबर की मिडनाइट के समय 1984 में एक लीकेज होती है पॉइजनस गैस की, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि यूसीआईएल से होती है, विच वॉज लोकेटेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। ये जो यूसीआईएल थी, जो जैसे कि मैंने पहले बताया, इट वॉज ए सब्साइडरी ऑफ यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूएसए। इस डिज़ास्टर को दुनिया का सबसे बोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहा गया, क्योंकि इसमें 2260 लोग तुरंत ही मारे गए और 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी हुई। ये मेयर ऑफिशियल डाटा है। एक्चुअल में ये जो टोल है ये बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एट द इंस्टेंट ही मारे गए और बहुतों की उसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लेटर स्टेज में अराइज होना स्टार्ट हुई। और आज तक जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं वो भोपाल के लोगों में पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर। चलो यूसीसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यूसीसी एक पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और उसकी सब्साइडरी, मतलब उसका पार्ट जो है, उसका वन ऑफ द पार्ट्स जो है वो इंडिया में लोकेटेड था, जिसे हम यूसीआईएल कहते थे, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में सिचुएटेड थी। यूसीआईएल का जो 49.1% स्टेक था, दैट वॉज होल्ड आउट बाय इंडियन इन्वेस्टर्स, और रेस्ट ऑफ द स्टेक जो था वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब पेरेंट कंपनी का था। यूसीसी ने अपना एक यूनिट भोपाल में खोला इन द ईयर ऑफ 1969 टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड जिसका नाम था 7, और इस 7 नाम के इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ एब्रीवेटेड एज MIC. MIC was basically imported from foreign countries for production of 7 in India. What 1980 में ऐसा हुआ कि जो कंपनी थी यूसीसी, यहाँ की बात करें यूसीएल, जो कि सब्साइडरी थी यूसीसी की, उसको बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम MIC को इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, ताकि हमारी कॉस्ट भी कट हो जाए, इंपोर्टिंग की जो कॉस्ट है वो कट हो जाए, और जो हमारे लॉसेस हैं वो भी बेयर हो पाएँ। सो 1980 में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम जो 7 है, जो इंसेक्टिसाइड है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो MIC की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। वट सरकार ने जब ये चीज़ देखी तो सरकार ने एक एवैक्यूएशन प्लान बनाने के लिए कंपनी को बोला कि प्रॉपर मेजर्स को तुम लोग फॉलो करो, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ताकि इस डेंजरस केमिकल की प्रोडक्शन में कोई भी सॉर्ट की प्रॉब्लम ना आए, या इसके एस्केप करने से किसी को भी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कंपनी ने ये जो एवैक्यूएशन प्लान है इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, बिकॉज कंपनी लगी थी कॉस्ट कटिंग में। कॉस्ट कटिंग में क्यों लगी थी? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फेस्ड बाय द कंपनी ड्यू टू द एमर्जेंस ऑफ न्यू कंपनीज। उस समय क्या था कि और ज़्यादा कंपनीज एमर्ज हो रही थी जो कि लो कॉस्ट में इंसेक्टिसाइड्स को प्रोवाइड कर रही थी। सो कंपनी को अपनी कॉस्ट तो कट करनी थी, जिसकी वजह से उसने क्या था, सेफ्टी मेजर्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। सो दे वर शॉर्टली लीनियंट, उनका जो एटीट्यूड था वो थोड़ा लीनियंट होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से लेटर डिसअपैरिटीज़ को हमें फेस करना पड़ा। और ये जो MIC की प्रोडक्शन इस कंपनी में हो रही थी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल थी। मींस जो लोकल रेजिडेंट्स थे भोपाल के, दे वर ऑल्सो नॉट अवेयर कि इस फैक्ट्री या इस प्लांट में इस तरह के ख़तरनाक जो केमिकल है उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ये जो MIC जो कंपाउंड है, या MIC जो एलिमेंट है, अगर ये वाटर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत ही डेंजरस रिएक्शन को फॉर्मुलेट करता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ लाइट या हीट रिलीज होती है। मीन्स द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और ये बहुत ही डेंजरस रिएक्शन होती है। इट कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इसके कॉन्ट्ररी में जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो वाली केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट को एब्जर्व कराते हैं सराउंडिंग से। मतलब उसमें जो है हीट रिलीज नहीं होती, उसमें बेसिकली हीट
एब्जॉर्ब होती है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट या लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डेंजरस रिएक्शन. और बेसिक सी बात है, अगर कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट को प्रोड्यूस कर रही है या एमआईसी को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान तो ज़रूर रखना पड़ेगा कि जो एमआईसी है वो वाटर के साथ रिएक्ट ना कर जाए या सराउंडिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर जाए, बिकॉज ऑक्सीजन ऑल्सो कंटेन सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर. अगर वो रिएक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मुलेट होगी. सो कंपनी को इस बेसिक चीज़ को फॉलो प्रॉपरली करना था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, कंपनी ये जो बेसिक नॉर्म है इसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया. मीन्स कंपनी वॉज वेरी लीनियंट, इट वॉज वेरी नेग्लिजेंट. उन्होंने इस तरीके से अपना सिस्टम बनाया हुआ था कि किसी भी तरीके से हम लोग को कॉस्ट बचानी है, अपना खर्चा बचाना है और जो प्रोडक्ट है उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था कंपनी को, तो उसने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो अपनी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया. जो पाइप्स थी वो ऐसे ही जेन्युइन क्वालिटी की नहीं थी, ऐसे ही मतलब नॉर्मल क्वालिटी की पाइप्स जो है उनको यूज़ करना शुरू कर दिया. जो मिथाइल आइसोसाइनेट प्रोडक्शन प्लांट था उसके जो आसपास का सराउंडिंग थी उसको प्रॉपरली जो था मेंटेन नहीं किया, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया. ऐसे ही दकनूसिया से लोगों को बुला लिया. मीन्स दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड कि कैसे काम करना है, कैसे मैनेज करना है मिथाइल आइसोसाइनेट के प्रोडक्शन को. मीन्स कि कॉस्ट को बचाना किसी तरीके से कोई भी रैंडम बंदे को उठा लिया. वर्कर्स वर नॉट वेल ट्रेंड, लेबर्स कम से कम लेबर को रखा ताकि पैसा बच सके. और ऐसे केमिकल्स को मेंटेन करने के लिए या इनकी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लेबर की तो ऑब्वियस ज़रूरत है, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा. एमआईसी के जो स्टोरेज के टैंक्स थे उनके साथ जो अटैच्ड पाइप्स थी, वर्कर्स का ये काम था उन पाइप्स को रेगुलरली साफ़ करना और प्रॉपरली साफ़ करना, बिकॉज जो एमआईसी है इट वॉज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवन. और अगर पाइप्स ही प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगी तो देयर कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ लीकेज. और अगर थोड़ी सी भी लीकेज हो जाती है, एंड वी नो जो एमआईसी है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है या इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसकी वजह से देयर विल बी कैटास्ट्रॉफी. एक चीज़ बताऊं, जिस दिन ये डिजास्टर अकर हुआ डैट इज़ 2 और 3 दिसंबर के बीच 1984 को. उस दिन इस जो एमआईसी का जो स्टोरेज टैंक था बहुत सी ही प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएटेड थी. जैसे कि कुछ गिनाता हूँ मैं, जैसे कि जो सेफ्टी अलार्म था दैट वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड. मीन्स जो बाहर के रेजिडेंट्स थे उनको अगर हमने इन्फॉर्म करना हो, कोई भी कैटास्ट्रॉफी अगर इंडस्ट्री में हो जाती है उनको इन्फॉर्म करने के लिए जो अलार्म था दैट वाज नॉट अवेलेबल. जो पाइप्स थी वो उनकी हालत कुछ ऐसे खस्ता सी थी. मीन्स दे वर लीकिंग, देयर वर लीकेजेस इन द पाइप्स. जिस दिन ये डिजास्टर हुआ ना, उस दिन जो स्टोरेज टैंक था उसको उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा भरा गया था. मीन्स जितनी उसकी आइडियल कैपेसिटी है, जितना भरना चाहिए उसको, उससे ज़्यादा उसको भरा गया था कॉस्ट कटिंग के लिए. और एक चीज़ और बताऊं जो कि मैंने पहले बताई थी, अगर जो हमारी एमआईसी जो है वो वाटर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक पॉइजनस गैस को रिलीज़ करती है. उस पॉइजनस गैस का नाम क्या है, मिथाइलामीन. उस रात जो इंडिकेटर था जो एमआईसी का लेवल स्टोरेज टैंक्स में दिखाता था दैट वाज नॉट वर्किंग. और अगर टैंक का टेम्परेचर एक्सेसिवली हाई हो जाता था उसके लिए जो सेफ्टी अलार्म था दैट वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे. अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली 2 दिसंबर 1984 को हुआ क्या था. रात के 9 बजे जब शिफ्ट चेंज हुई और नए वर्कर्स आए, उन्होंने जब पाइप्स को क्लीन करना शुरू किया, वही पाइप्स जो कि स्टोरेज टैंक से पास होती थी एमआईसी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, जब उन्होंने उसको साफ़ करना शुरू किया, उन्होंने नोटिस किया कि पाइप की एक साइड से पानी डाल रहे थे तो दूसरी तरफ से पानी जो था वो बाहर नहीं आ रहा था. उन्होंने सोचा कि कोई शॉर्ट की ब्लॉकेज होगी पाइप्स में, इस कारण जो पानी है वो दूसरी साइड से बाहर नहीं आ रहा है. सो उन्होंने इंस्टेंटेनियसली सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है, पाइप में एक तरफ जब हम पानी डाल रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए, दूसरी तरफ से जो पानी है वो बाहर नहीं आ रहा है. सुपरवाइज़र ने जो वर्कर्स है उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया. उसने बोला नॉर्मली जैसे पानी फ्लो होता है उसको तुम होने दो और इसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करो, जो अगली शिफ्ट के वर्कर्स आएंगे वो उसका देख लेंगे. और ये जो पानी था ये कॉन्टीन्यूसली फ़्लो करता गया और जो एमआईसी का स्टोरेज टैंक था ना उसके बीच में चला गया. बिकॉज इस पानी को ब्लॉकेज करने के लिए जो इक्विपमेंट्स एक्चुअली में यूज़ होती थी दैट वर नॉट अप्लाइड.
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पानी था वो टैंक में चलता गया, और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर पानी रिएक्ट करता है MIC से तो वी हैव अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे ये पानी टैंक में पहुंचा, एक बहुत ही खतरनाक सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर हुई। जब नई शिफ्ट पे वर्कर्स काम करने आए तो उन्होंने देखा कि जैसे वो काम करने आ रहे हैं उनकी आंखें जलना स्टार्ट होगी। आंखें जलना स्टार्ट होगी तो उन्होंने ऐसे गैस मारा कि कोई सॉर्ट की प्रॉब्लम टैंक में तो चल रही है। उन्हें ये थोड़ा सा अनुमान हो गया था कि कोई सॉर्ट की लीकेज तो है आसपास कहीं। 11:45 के आसपास उन्होंने लीकेज को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और कुछ वर्कर्स ने कहीं एक जगह से लिक्विड को लीक होते हुए देखा। पर वर्कर्स की टीम ने ये जो लीकेज थी इसको इग्नोर किया और अपनी टी ब्रेक चाय पीने के लिए चले गए 12:40 के करीब। रात के 12:30 के करीब ये जो लीकेज थी और ये जो पाइप्स थी, जो इनका गैसेस को निकालने वाला जो पॉइंट था, उसके थ्रू जो पॉइजनस गैस जो है वाटर और MIC के रिएक्शन से जो पॉइजनस गैस फॉर्मुलेट हुई वो एयर में एस्केप करना शुरू कर दी। मतलब आसपास की सराउंडिंग्स में वो फैलना शुरू हो गई। रात के 1 बजे के करीब ये जो गैस है ये ऑलमोस्ट शहर के सारे हिस्सों में फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत ही ज़्यादा लोगों की इंस्टेंटेनियसली डेथ हो गई, बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स मारे गए, और कुछ लोग बहुत लंबे समय तक इससे सफ़र करते रहे। बहुत सारे लोग तो नींद में ही मारे जाते हैं, बट कुछ लोग जो कि बच जाते हैं थोड़े बहुत, उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है। जब हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर्स एक्चुअली पहचान नहीं पाते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे आर हैविंग, बिकॉज ऐसा जो इंसिडेंट था ये फर्स्ट टाइम अकर हुआ था। सो डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के कारण भी जो पेशेंट्स थे उनको बचाया नहीं जा सका। उस समय इतने ज़्यादा लोगों की इंस्टेंटेनियसली डेथ होती है, जिसकी वजह से इसे आज हम द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। चलिए हम आगे की लीगल कार्रवाई को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय एक ऑर्डिनेंस को प्रोक्लेम किया जिसका नाम था द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसीडिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, और गवर्नमेंट को मौका मिला जो कि डिक्रीज्ड विक्टिम्स थे, ताकि जो सफरर्स थे इस डिजास्टर के उनको रिप्रेजेंट करने का। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सूट फाइल किया ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम्स इन द US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यूयॉर्क। इसके अलावा बहुत सारी जो पेटिशंस थी वो विक्टिम्स के द्वारा फाइल की गई, जहां उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा फाइल की गई US के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उस समय US के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उनके जज का नाम था जॉन F किनन, और जॉन F किनन ने जितनी भी पेटिशंस थी इन सारों को डिसमिस कर दिया, एक दलील देते हुए या एक मैक्सिम को मेंशन करते हुए जिसका नाम था फॉरम नॉन कन्वीनियंस, दैट इज़ द सूट कैन बी मोर कन्वीनियंटली ट्राइड इन इंडिया। मतलब उन्होंने ये दलील दी कि ये जो सूट है, ये जो सफरर कंट्री है इंडिया के कोर्ट्स में प्रॉपर वे में ट्राई जब प्रॉपर वे में डिसाइड किया जा सकता है, बिकॉज US इज़ नॉट द कंट्री वेयर दिस डिजास्टर हैज़ एक्चुअली अकर्ड। जॉन F किनन ने UCC को ये डायरेक्ट किया कि वो $5 मिलियन जो है वो ऐसा कंपनसेशन दे टू द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी एज एन इमीडिएट रिलीफ। यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दूसरी अपील फाइल की जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अपील्स में थी, सेकंड सर्किट में, लेकिन वो अपील भी डिसमिस कर दी गई सेम दलील को मेंशन करते हुए। इसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया है उसने एक सूट फाइल किया जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 फॉर SCC 584 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में मध्य प्रदेश में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया ने $3.3 बिलियन US डॉलर जो है को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 3900 करोड़ है, ऐसा कंपनसेशन डिमांड की फ्रॉम UCC। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि MWDO के द्वारा हेडेड था, उसने ऑर्डर किया UCC को $270 मिलियन जो कि 350 करोड़ इंडियन करेंसी में होते हैं, पे करने के लिए ऐसा इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो इससे एग्रावेट होकर जो UCC है उसने एक सिविल रिवीजन फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसने जो 350 करोड़ का अमाउंट था उसको रिड्यूस करके 250 करोड़ कर दिया। UCC जो था वो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अपील थी
इसके अगेंस्ट में जाके चालाकी से डायरेक्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा था गैस विक्टिम के साथ। यूसीसी की इसी चालाकी की वजह से जो प्ली यूनियन ऑफ इंडिया ने डाली हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में, उसने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें उसने यूसीसी को ये कहा कि तुम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट किसी भी इंडिविजुअल जो कि गैस ट्रेजेडी से इम्पैक्टेड हुए हैं उनके साथ नहीं करोगे जब तक कि इस कोर्ट का कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है। उसके बाद क्या था, दोनों ही पार्टीज जो थी अपनी अपनी अपील्स लेके सुप्रीम कोर्ट चले गई अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर जहाँ पे उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि इस केस में कौन कौन से जो इश्यूज़ थे वो इन्वॉल्व थे। पहला इशू तो ये था कि जो पेरेंट कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है उसको क्या उसके सब्साइडरी कंपनी जो है यूसीआई यूनियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसके द्वारा कमिट किए गए टॉर्ट के लिए लायबल ठहराया जाएगा या नहीं जाएगा। जो यूसीसीसी है वो उसने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन की है कि वो मॉरली नहीं लीगली भी लायबल नहीं है। द पेरेंट कंपनी यूसीसी जो है वो इस जो लायबिलिटी है उससे एस्केप करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज उसकी ये दलील थी कि यो उसकी सब्साइडरी कंपनी है यूसीआईएल, सारी की सारी लायबिलिटी उसकी है और यूसीसी को यूसीआईएल के द्वारा कमिट किए हुए टॉर्ट के लिए लायबल ठहराया नहीं जा सकता। इस केस में दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या जो होम स्टेट है ये यूसीसी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की जो होम स्टेट है यूएसए, क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो यूसीसी की सब्साइडरी कंपनी यूसीआईएल इंडिया में जो टॉर्ट कमिट किया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। इस केस का तीसरा लीगल इशू ये था कि जो होस्ट स्टेट थी यानी कि इंडिया जहाँ पे ये डिज़ास्टर अकर हुआ था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करे ताकि जो उस कंट्री के अंदर लाइफ और इन्वायरमेंट है उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके, और जो होम स्टेट जो इंडिया है उसको कितनी जगह से हम ये लायबल ठहरा सकते हैं कि जो विक्टिम्स हैं जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से इम्पैक्ट हुए हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करे या उनकी रिहेबिलिटेशन में हेल्प करे। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही चल रहा था उस दौरान एक और गैस डिज़ास्टर ने टुक प्लेस किया जो कि श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है जो कि दिल्ली टेक्सटाइल मिल से बिलोंग करती थी उसके द्वारा कमिट किया गया। डेट इस डिज़ास्टर की थी 4 और 6 दिसंबर 1985। इस डिज़ास्टर में एक एडवोकेट की मौत हो गई और बहुत सारे लोग जो थे इंजर्ड हो गए, जिसके कारण MC मेहता जो कि एक लीडिंग लीगल प्रैक्टिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जस्टिस PN भगवती जो उस समय के CG थे ये दिमाग में रखा कि 1 साल पहले कैसे एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो था वो भोपाल में अकर हुआ जिसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई, जो कि दुनिया का पोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहलाया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को मायने में रखते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो कि 1868 का था उसको प्रेफरेंस में रखते हुए ही इंट्रोड्यूस किया गया। चलो हम पहले पिछले केस के डिसीजन की बात कर लेते हैं जो कि UCC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड किया गया था। इस केस में UCC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंचेस ने 14/2/1989 को ये ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने UCC को ये डायरेक्ट किया था कि वो 470 मिलियन $, जो कि 750 करोड़ इंडियन रुपीस एज अ फुल एंड फाइनल कंपनसेशन टू ऑल द विक्टिम्स, जहाँ ये जो 750 करोड़ जो हैं ये UCC पे करेगा एज अ फाइनल सेटलमेंट इन सेटिस्फैक्शन टू ऑल द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लेम्स। मीन्स भोपाल गैस ट्रेजेडी के रिलेटेड कोई से भी अगर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई क्लेम्स आते हैं उन सारों की सेटलमेंट UCC करेगा बाई वर्च्यू ऑफ पेइंग 750 करोड़ इंडियन रुपीस। और ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, इस डिसीजन को दोनों ही पार्टीज ने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ UCC और यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया।
और जो ये सारा अमाउंट था दैट इज़ $470 मिलियन या 750 करोड़ इंडियन रुपीस, ये जो था ये 31 मार्च 1989 से पहले पहले यूसीसी द्वारा पे कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए जितनी भी सिविल, क्रिमिनल या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी यूसीसी के अगेंस्ट, वो सारी की सारी क्वैश कर दी। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात पे भी ये फोकस किया कि सरकार को कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसकी वजह से सारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इम्पैक्ट ना हो। हाँ, और कोई भी ऐसी हाजर्डियस प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा हाजर्डियस एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक गेन्स के लिए जो यूज़ होती हैं उनको रेगुलेट किया जाए। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल है वो एक स्ट्रिंजेंट वर्जन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था। कौन से केस में? MC मेहता एंड अनदर बसेस, श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड अदर्स, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट 1965, पॉपुलरली नोन एज ओलियम गैस लीक केस। इस केस को पॉपुलरली हम ओलियम गैस लीक केस कहते हैं। इस केस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम इस केस के फैक्ट्स को पढ़ते हैं। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस। श्री राम फूड और फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है वो एक सब्साइडरी है दिल्ली क्लॉथ मिल्स की, जो कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ दिल्ली में लोकेटेड है। 4 दिसंबर 1985 की बात है, एक लीकेज हो जाती है ओलियम गैस की सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट से, जिसकी वजह से एक एडवोकेट की डेथ हो जाती है 30 हज़ारी कोर्ट में, और बहुत से लोगों को इंजरीज हो जाती हैं इसी ही इंडस्ट्री में, जो कि श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। 6 दिसंबर 1985 को एक और माइनर लीकेज इसी ही इंडस्ट्री में होती है, सेम ही प्लांट में होती है, जिसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है अंडर द सेक्शन 133 ऑफ द CRPC। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिल्ली हैं वो डायरेक्ट करते हैं मैनेजमेंट को श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की कि यूनिट को इमीडिएटली क्लोज डाउन किया जाए और हमें रीजंस बताए जाएं, 7 दिन के अंदर अंदर ये रीजंस बताए जाएं कि ये लीकेज जो है ये क्यों कमिट हुई, जो कि 6 तारीख को हुई थी। अब क्या होता है, पेटिशनर MC मेहता जो कि एक लीडिंग एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट के, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, पेटिशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट। पेटिशनर जो हैं MC मेहता जो हैं अपनी पेटिशन में ये रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को कि वो गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करे कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले ऐसी लीकेजेस को अवॉइड करने के लिए, और ऐसी जो लीकेजेस हैं वो फ्यूचर में नहीं हों, जिसकी वजह से लाखों लोगों का नुकसान होता है। और जो इंडस्ट्रीज़ इंगेज हैं डेंजरस और हाजर्डियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल करे, अपने दायरे में लाए, ताकि ऐसी हाजर्डियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना हो जिसकी वजह से लाइफ का नुकसान हो। MC मेहता सुप्रीम कोर्ट को 1 साल पुराने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि UCIL के द्वारा कमिट की गई थी भोपाल में, उसकी याद भी दिलवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये प्रे करते हैं कि वो मैनेजमेंट ऑफ श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को ये दलील दे या ये सलाह दे कि जो ये प्लांट है उसे शिफ्ट कर दिया जाए और रिलोकेट कर दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जो कि सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो। सॉरी, उनकी प्रेयर सलाह देने की नहीं थी बल्कि डायरेक्ट करने की थी। अब हम बात करते हैं इश्यूज एंड प्रिंसिपल्स विच वर लेड आउट इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने 2 कमेटीज़ को अपॉइंट किया सेपरेटली उस प्लांट को इंस्पेक्ट करने के लिए, दैट इज़ श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए और अपनी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए फॉलोइंग इश्यूज़ के ऊपर। पहला, क्या वो जो प्लांट है उसको कंटिन्यू करने देना चाहिए या नहीं, मीन्स whether the plant should be allowed to continue or not। दूसरा अगर प्लांट को कंटिन्यू नहीं करने दिया जाए तो ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि प्लांट को अडॉप्ट करने पड़ेंगे कोई भी लीकेज, एक्सप्लोजन, एयर या वाटर पोल्यूशन फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए। तीसरा, ये फाइंड करने के लिए कि प्लांट में कितने नंबर ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और कौन से ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो नेसेसरी तो हैं बट जो प्लांट में इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। दोनों ही कमेटीज़ ने प्लांट को अच्छे से इंस्पेक्ट किया और अपनी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट कराई।
अपने अकॉर्डिंगली जो उनकी रिकमेंडेशंस थी उनको भी सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया कि श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है वो रिस्टोर करे अपने ऑपरेशंस को, मींस वो फिर से अपने जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू करे। ऑल्दो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारे लिए डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, लेकिन ये जो हैं ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी तो हमारी कंट्री पिछड़ी रह जाएगी और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया। दैट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोस। पहला, जो श्री राम फूड्स की मैनेजमेंट है उनको 20 लाख रुपए जो हैं वो डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। मतलब उनको 20 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी उन विक्टिम्स को जो कि इस डिज़ास्टर से इम्पैक्ट हुए हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट को फर्निश करना पड़ेगा 15 लाख रुपए ऐसा बैंक गारंटी जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को किए जाएंगे होली या पार्टली में, इन केस अगर फ्यूचर में कोई ऐसी गैस लीकेज होती है इन द फॉलोइंग 3 ईयर्स। दूसरा, जो मैनेजमेंट है श्री राम फूड्स की, उन्हें जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा या उनको मानना पड़ेगा, और 30,000 रुपये जो अमाउंट है उन्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट में ऐसा ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि एक्सपर्ट कमेटीज़ को फेस करना पड़ा फॉर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तीसरा, जो मैनेजमेंट है श्री राम फूड की और जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, डेट इज़ जो उसकी पेरेंट कंपनी है दिल्ली क्लॉथ मिल्स, उनको एक रिटन अंडरटेकिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग मतलब उनको ये लिख कर देना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर उनकी जो प्लांट है उधर से कोई भी गैस लीकेज या कोई भी हज़ार्डियस इवेंट होता है तो वो लोग कंपनसेशन पे करेंगे विक्टिम्स को एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गैस लीक। चौथा, 1 से लेके 5 किलोमीटर तक की एक ग्रीन बेल्ट फॉर्मुलेट की जाएगी जिसकी विड्थ 1 से लेके 5 किलोमीटर तक होगी इन इंडस्ट्रीज़ के आसपास जहाँ पे ये हाज़ार्डियस प्रोसेस जो है वो कमिट किए जाते हैं। पाँचवा, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया पेटिशनर MC मेहता को इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करने के लिए, और बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो उन्होंने जो इस मैटर में फ़ाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम फूड्स को ये ऑर्डर किया कि वो 10,000 रुपये जो हैं वो ऐसा कॉस्ट पे करे टू द पेटिशनर। 6वां, अपेक्स कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि वो एक इन्वायरमेंटल कोर्ट कंसिस्ट करे जिसमें एक जज हो और 2 एक्सपर्ट हो जो कि इकोलॉजिकल साइंसेस रिसर्च एक्सपर्ट हों ऐसा मेंबर, जो कि जज को असिस्ट करेंगे इन्वायरमेंटल केसेस को डिसाइड करने के लिए। इसकी रिकमेंडेशन यानी कि कोर्ट की रिकमेंडेशंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 1995 को पास किया टू डील विद द केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो पास किया इन्वायरमेंटल केसेस को डील करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस PN भगवती के थ्रू ये ओपिन किया या ये सोचा कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो 1868 में इवॉल्व हुआ था और वो आज के ज़माने के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को मैच नहीं करता है। मीन्स वो आज के ज़माने में ठीक नहीं बैठता। मीन्स वो 20th सेंचुरी जो है उसमें जो है सही नहीं बैठता। और इस चीज़ को ही माइंड में लेते हुए कि 1 साल पहले भोपाल में जो दुनिया का मोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो डिफेंडेंट्स हैं वो इजीली एस्केप कर जाते हैं। सो कीपिंग इन माइंड all these circumstances and conditions, the Supreme Court evolved the concept of absolute liability, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिंग है उसको रीड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस व्यू पॉइंट पे हैं कि कोई भी इंटरप्राइज, ध्यान रखना मैं यहाँ इंटरप्राइज टर्म का यूज़ कर रहा हूँ। इंटरप्राइज मतलब जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो हमेशा एक इंटरप्राइज या इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा
एंड विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल्स। लाइक जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है दैट वॉज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स टू, बट जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है दैट विल बी ओनली एप्लीकेबल ऑन इंटरप्राइजेस। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई भी ऐसा इंटरप्राइज जो किसी भी हाजर्डियस एक्टिविटी में इंगेज होता है और उस डेंजरस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है जो कि इनहेरेंटली पोटेंशियल थ्रेट पोज करता है हेल्थ और सेफ्टी को, उन बंदों की जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ आसपास के एरिया में जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, उस जो इंटरप्राइज की है ये एक एब्सोल्यूट और नॉन डिलीजिबल ड्यूटी है कि वो पूरी कम्युनिटी को इंश्योर करे कि उसके जो हाजर्डियस एक्टिविटी है वो कम्युनिटी को कोई भी हार्म नहीं कॉज करेगी, और उस हार्म से या उस हाजर्डियस चीज़ से या उस डेंजरस एक्टिविटी से कम्युनिटी को बचाने के लिए वो जो इंटरप्राइज है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी जो है वो मेंटेन करेगा। और अगर ये हार्म जो है जो इस इंटरप्राइज की वजह से लोगों को होता है उसके लिए ये इंटरप्राइज जिम्मेदार है, तो उसके लिए ये इंटरप्राइज एब्सोल्युटली लायबल होगा। और इस हार्म के लिए जितनी भी कंपनसेशन होगी या जो भी हार्म लोगों को हुआ होगा ये सारी कंपनसेशन जो होगी वो इंटरप्राइज ही पे करेगा, और उसके लिए उसको किसी और आंसर्स को देने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब उसको कोई एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। सारे के सारे हार्म की कंपनसेशन जो है वो ही इंटरप्राइज पे करेगा जिसने सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। सो ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट था ये भोपाल गैस ट्रेजिडी और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि ओलियम गैस लीक के केस को मद्देनज़र रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो इंटरप्राइजेस हैं इनको जो पहले छूट दी गई थी, जो एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दौरान, वो एक्सेप्शंस जो हैं वो इनसे छीन ली गई ताकि ये प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन कर सके और प्रॉपर इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो इनके हाजर्डियस प्रोडक्ट्स या हाजर्डियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से। और ये जो इंटरप्राइज है ये एक एब्सोल्यूट और नॉन डेलिजिबल जो ड्यूटी है वो कम्युनिटी को ओन करेगा, मतलब ये इनकी एक एब्सोल्यूट ड्यूटी होगी कि ये ही कंपनसेट करेंगे अगर किसी भी विक्टिम या किसी भी इंसान को इनकी डेंजरस एक्टिविटी या इनके हाजर्डियस मैन्युफैक्चरिंग से नुकसान होता है। और कोई भी डिफेंस ये लोग प्ली नहीं कर सकते बिकॉज इनको कोई भी एक्सेप्शन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में अवेलेबल नहीं है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि कोई सी भी ऐसी इंटरप्राइज जो कि हाजर्डियस एक्टिविटीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या उनकी डिस्पोजल या उनकी सप्लाई में इन्वॉल्व है, उस इंटरप्राइज को इस पोजीशन में भी रहना होगा कि अगर उनकी इन कार्यों की वजह से किसी भी इंसान या किसी भी उनके वर्कर्स को नुकसान होता है, जब पोटेंशियल हार्म होता है, तो फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए वो ही इंटरप्राइज जिम्मेवार होगा, और सारी की सारी जो कंपनसेशन है वो उसी ही इंटरप्राइज के ऊपर लगाई जाएगी। वो ही इंटरप्राइज जो सारी की सारी कंपनसेशन है वो लोगों को पे करेगा, और जो लायबिलिटी होगी वो जो होगी उसके लिए कोई भी डिफेंस उस इंटरप्राइज के पास अवेलेबल नहीं होगा, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बंदे के पास अवेलेबल होता है, जहाँ इंटरप्राइज के पास अवेलेबल होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो डिफेंस जो है वो इंटरप्राइज के पास अवेलेबल नहीं होगा। ये जो रूल है इसमें कोई भी ऐसी एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगी जो कि रेलिन वर्सेस फ्लेचर के केस में फॉर्मुलेट हुई थी। सिंपल सी बात है, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो स्ट्रिंजेंट वर्जन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, और इसमें जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमें एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं वो जो एक्सेप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। मीन्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में जैसे हमारे पास एक्सेप्शंस या डिफेंसेस है, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, मैलिशियस एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर द थर्ड पार्टी, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, द कॉमन बिलीफ ऑफ द प्लेंटिफ, द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की जो एक्सेप्शंस हमारे पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अवेलेबल हैं, या जो डिफेंसेस हमारे पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अवेलेबल हैं, वो सारे जो डिफेंसेस हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल में अवेलेबल नहीं होंगे। मीन्स जो इंटरप्राइज है वो एब्सोल्यूटली लायबल होगा अगर उसके द्वारा ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का टॉर्ट कमिट किया जाता है। चलो हम अब दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो है
जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो हमेशा एक इंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंटरप्राइज मीन्स एनी ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स एनी कमर्शियल एमएनसी कंपनी और अ फैक्ट्री। दूसरा जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसमें एक नेसेसिटी है कि hazardous प्रोसेस मस्ट बी इन्वॉल्व, मीन्स दैट इंटरप्राइज मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ए hazardous or a dangerous thing which on escape can impact the people of the surroundings and the workers। एक चीज़ और, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मैंशनड है वो वाला एस्केप नहीं है। मीन्स कोई भी चीज़ अगर एस्केप करती है, मीन्स कोई भी डेंजरस थिंग अगर एंटरप्राइज के अंदर भी सर्कुलेट होके उधर के वर्कर्स को इम्पैक्ट करती है, जो उनकी लाइफ या उनकी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करती है, या उनको इम्पैक्ट करती है, उस केस में भी वो वर्कर्स सू कर सकते हैं अपने फैक्ट्री के या इंटरप्राइज के ओनर को फॉर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। व्हाट इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? एस्केप इज़ नेसेसरी, मीन्स एस्केप जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि वर्कर्स या लोगों को इम्पैक्ट कर रही है वो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अमाउंट करेगी। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो स्ट्रिंजेंट वर्जन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। मीन्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट लाया। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हमें वो एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है जो हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अवेलेबल है। बिकॉज अगर हम ये एक्सेप्शंस इंटरप्राइजेस को अवेलेबल करवाने लगे तो इंटरप्राइजेस प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करेंगे, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे अपनी डेंजरस थिंग्स या डेंजरस मटेरियल्स का, जिसकी वजह से लार्ज मास को बहुत ही सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में there is no exception available, but in case of strict liability we have certain exceptions. So that's it for today. See you all guys in another video.